चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर कौन सा है? 4। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने देखा था एक केस जिसमें हम लोग देख रहे थे कॉनकेव मिरर में अगर सामने से कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है उसकी तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। और हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकाला था। वो क्या आया था? लीनियर मैग्निफिकेशन का माइनस टाइम्स का स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, तो माइनस एम का स्क्वायर, याद रखना इसको। ठीक है, तो ये रिलेशंस हम लोग ने 2-3 केस स्टडी करी थी, उसमें से निकल के आया था और हमने इसको डिराइव भी अच्छे से करा था। ठीक है, यहां तक आपको सब कुछ याद है कैसे किया था हम लोगों ने डेरिवेशन? आपको घर पे बस एक बार मैंने कहा था रिवाइज करने के लिए, एक बार आपको रिवीजन करना है और उसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखते हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आपको यही काम करना है, सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। शॉर्ट नोट बना करके, मतलब डेरिवेशन हमें नहीं करना है। एक बार क्लास में क्यों बताते हैं? क्लास में ताकि आपको आइडिया रहे कि एक्चुअल में फॉर्मूला हमने बनाया कैसे था। ठीक है, तो एक प्रोसेस बना लीजिए, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे सब लोग। ठीक है, चलिए आज क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक, दैट इज योर कि न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हम पहले से फिगर को आइडेंटिफाई कर लो। क्या है? एक फिगर है सर, इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? पॉइंट साइज का छोटा सा ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो कहां पर है सर? यहां पर है। और उसको कहां रखा गया है सर? कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है। कॉनकेव मिरर क्या होता है सर? जिसमें आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ आपका बेंड हो, कर्व्ड हो। देखिए अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका दबा हुआ है, ये होता है कॉनकेव। और जो उभरा रहेगा वो हिस्सा पॉलिश रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी को कहते हैं स्मॉल यू। क्या होता है? स्मॉल यू क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी। ठीक, फोकस क्या होता है सर? जो भी इसका इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो सेंटर होगा वहां से पी की दूरी का हाफ कर देंगे तो हमें फोकस मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और उस दूरी को क्या कहते हैं? एफ पी को कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है सर? बियॉन्ड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर, है ना। तो सी और पी के बीच में कहीं रखा होगा आपने। हमने दूरी कितनी मान ली? ऑब्जेक्ट की दूरी और फोकस के बीच की दूरी x1 हमने मान ली। ठीक है, अच्छा, इमेज कहां बन रही है सर? वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है। कैसी इमेज है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, तो रियल इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? रियल इमेज। ठीक, और इमेज की दूरी पोल से क्या होती है? v से, स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये हो गया हमारा v। x2 क्या है? फोकस और इमेज के बीच की दूरी को हमने x2 से मेजर किया। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने आपको समझाया। तो हमने ले लिया एक केस जिसमें एक स्फेरिकल मिरर है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी x1 है। कहां से भैया? आपके फोकस से। और इमेज की दूरी x2 है, कहां से? फोकस से। जो मैं सब समझा चुका हूं वही लिखा हुआ बेटा। ठीक, तो न्यूटन्स का जो नियम है, उस नियम के तहत जो प्रोडक्ट ऑफ x1 और x2, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी जो फोकस से है और इमेज की दूरी जो फोकस से है, इन दोनों का जो दूरी है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें फोकल लेंथ का स्क्वायर टाइम्स का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? जो भी आंसर में आएगा वो फोकल लेंथ की जो वैल्यू रही होगी उसका स्क्वायर करोगे। तो मैंने एक रिलेशन बताया, x1 x2 और फोकल लेंथ के बीच का एक संबंध है, वही है न्यूटन फॉर्मूला, दैट इज x1 इंटू x2 इज इक्वल टू स्मॉल f का स्क्वायर। इसको प्रूव कैसे किया? मैंने ये क्यों पहले बोल दिया? ताकि आपको शॉर्ट नोट का टारगेट पता हो, यही टारगेट है शॉर्ट नोट का। ठीक, अब आते हैं वापस, तो इसको प्रूव कैसे करा? तो मैंने लिख दिया यार, डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो u होता है। ठीक है, सही लिखा ना मैंने? अच्छा, u की वैल्यू निकालनी है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर OP मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज माई रफ वर्क, जिसको मैं मिटा दूंगा। ठीक, तो मैंने कहा OP इज इक्वल टू वॉट? u। ठीक है, मैंने कहा OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FP प्लस OF। ठीक है, तो FP क्या था? FP इज इक्वल टू, बताओ, फोकल लेंथ प्लस x1, है ना। अब साइन कन्वेंशन कर दूं अगर मैं, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, तो मुझे पता है ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? OP इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस ऑफ F प्लस x1 ब्रैकेट के अंदर। इज इट ओके? तो ये यहां डायरेक्टली लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से V निकालना। V क्या है भाई? आपका IP, है ना। क्या हो जाएगा? IP। तो सेम तरीके से हम क्या कर देंगे, मैं इसी को मॉडिफाई करूंगा, मेरा रफ है ना ये, तो मैं अपने रफ वर्क में ही करूंगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा IP इज इक्वल टू V। ठीक, तो IP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब IP इज इक्वल टू FP प्लस IF। क्या हो जाएगा? IF। ठीक,
अब ये फोकल लेंथ प्लस x2 आया कि नहीं आया, और साइन कन्वेंशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, IP इज इक्वल टू V इज इक्वल टू माइनस ऑफ F प्लस x2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ में आया, मैंने दोनों इसलिए आपको बता दिए कि आपको आइडिया रहे। आगे देखिए, कुछ नहीं करना है, हमने मिरर फॉर्मूला, ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज मिरर फॉर्मूला, है ना, दिस इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, u और v की वैल्यू पुट कर दी। मैंने क्या सिखाया था, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा ना। तो ये फोकल लेंथ की वैल्यू 1/f हो गई, 1/u। मैंने क्या कहा था, साइन कन्वेंशन लगा देना, है ना। तो ये माइनस हो गया, ये भी हो गया, ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब सारी वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पर क्या जाएगा, मैंने सिखाया था ना कि कॉनकेव मिरर में ये इस साइड का ये माइनस एक्स है ना, तो f भी निगेटिव, x1 भी निगेटिव, x2 भी निगेटिव। ये समझ में आ रहा है ना कि इस साइड में वैल्यूज निगेटिव होगी, तभी ये साइन कन्वेंशन लग गया। ओके, अभी u v की वैल्यू निकाली थी और f पे साइन कन्वेंशन लगा दिया। अब इसको चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा भाई, बताओ सॉल्व करके, यू विल गेट x1 into x2 इज इक्वल टू f स्क्वायर। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? यहां तक ना समझ में आए तो बताओ, ये करो जरा, ट्राई करो, देखो आ रहा है कि नहीं तुम लोग का। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, करके आना कल, ठीक है। होमवर्क लिख लो इसको, तो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तो करो कैलकुलेशन के लिए। चलो क्वेश्चन करो। पहला क्या है, फोकल लेंथ जो है आपकी, वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अब इतना पता होना चाहिए, फोकल लेंथ की पे साइन कन्वेंशन अगर लगाना होगा तो लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये पता है कि नहीं? अभी तो करा के आया हूं जस्ट, कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव। आगे फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कह रहे हैं, यानी कि यू की वैल्यू कह रहे हैं, यू ही तो होता है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दर्शाता है। फिर कह रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हें क्या दिया गया, ये दिया गया m इज इक्वल टू 3 बेटा, 3 गुना मैग्निफिकेशन, है ना, 3 टाइम्स। तो अगर तुम्हें ये भी नहीं आता है, छोड़ो इसे, है ना, ये देखो, ये जिसको नहीं आता है, ये देखो ऐसे, m इज इक्वल टू क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिसको नहीं आता है उसके लिए, अगर ये m की वैल्यू 3 होगी तभी तो h i इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h o होगा। यही तो हुआ, लिखा है ना, इमेज जो है वो 3 गुना साइज का है, तो 3 गुना हाइट हो गया ना उसका, प्रूफ वैसे ही हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है, जल्दी करके खत्म करो क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। अब इमेज कैसी बन रही है, अब m की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा ना, अभी मैंने मॉड में सॉल्व किया है। आपको पता है कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड वाला केस होगा, है ना। तो रियल इन्वर्टेड में m की वैल्यू क्या जाएगी, -3 आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला था, हमारे पास एक फॉर्मूला है m का, जिसमें f अपॉन f माइनस u, ठीक है, ध्यान देना। तो अब मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। तो m क्या हो जाएगा, -3। अब ये f क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ f, और u पे साइन कन्वेंशन हम लगाते नहीं है, ठीक है। u पे हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर साइन कन्वेंशन नहीं लगाया जाता, ठीक। तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो -30 अपॉन -30 माइनस यू, माइनस कॉमन ले लो, हो जाएगा 30 अपॉन 30 प्लस यू इज इक्वल टू -3। तो -3 इंटू 30 प्लस यू इज इक्वल टू 30, हो जाएगा माइनस का 10। क्या हो जाएगा, माइनस का, अरे ये -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ये -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर -3 से करोगे तो ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, और विथ 10, तो ये -10 नहीं हो गया, दिस विल बिकम व्हाट, -10। तो u इज इक्वल टू प्लस का
20 सही आ रहा है क्या? 20 आ रहा है ना? अरे यार ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, -40। और यू कभी भी आपका पॉजिटिव होता है क्या? मैंने रटवा रखा है ये सब। यू कैन नॉट बी पॉजिटिव बिकॉज यू हमेशा -x पे होगा, तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहेगा दैट विल बी ऑलवेज निगेटिव ना, -40। ठीक, तो एक केस मैंने लिया रियल और इन्वर्टेड वाला, है ना? तो u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस, पहला केस हो गया ये, क्या वर्चुअल नहीं बन सकता? तो कॉनकेव में क्या वर्चुअल बनता ही नहीं है? बनता है ना? तो इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसमें भी आपकी जो साइज है वो क्या होती है? बढ़ जाती है इमेज की, कल ही पढ़ाया। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? +3। अब फॉर्मूले में फिर से पुट करो, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू। फिर से सेम फॉर्मूला, f अपॉन f माइनस यू। अब आपको पता है m की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? 3 इज इक्वल टू -30 अपॉन -30 माइनस यू, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू इज इक्वल टू 30 अपॉन 30 प्लस यू। ठीक है, अब निकाल लीजिए। अब u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा। और फोकल लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर दी गई थी, एकदम सही है। तो बियॉन्ड फोकस वाले केस में रियल इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, और बिटवीन फोकस एंड पोल में क्या हो जाता है? वर्चुअल और इरेक्ट। कल ही पढ़ाया है, नहीं आता है तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है? क्योंकि जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, लेट मी वेरी क्लियर, ठीक है? फोकस कहाँ है? फोकस ये है। जिसको नहीं आ रहा है मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। 30 सेंटीमीटर गिवन था, ये कैसे मुझे पता चला? दिस इज गिवन, ठीक है? अब ध्यान से देखना, फोकस 30 है तो सेंटर कहां होगा? 60 पे। 60 पे क्या होगा? सेंटर। तो देखो ये सेंटर, तो सेंटर फोकस के बीच में क्या होता है? इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड रियल और इन्वर्टेड। तो और पोजीशन क्या होती है? बियॉन्ड सेंटर, सेंटर के पीछे बनती है। कल ही पढ़ाया, नहीं याद आ रहा है? मैं दिखाता हूं, ठीक है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सब दिखाऊंगा और सब सिखाऊंगा, ठीक? अभी इसी में पढ़ लो ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और सेंटर के बीच में, ठीक? ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनना है? सेंटर के पीछे या फिर माइनस इन्फिनिटी, मतलब वो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। अब मैं फिगर दिखा देता हूं, यही तो फिगर है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस और सेंटर, और बियॉन्ड सेंटर बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। ये बड़ी साइज की है कि नहीं है? वहां लिखा है इन लार्ज, पढ़ लीजिए, ठीक है? तो कल ही पढ़ाया है, आज उसका इस्तेमाल करना है। और वर्चुअल वाली भी दिखा देता हूं, है ना? वर्चुअल देखो, आप फोकस के आगे रखोगे तो हमेशा बड़ी साइज की बनेगी, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और देखो अभी आएगा केस, जैसे ही m की वैल्यू +3 लोगे तो, क्योंकि दोनों सारे केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और डिवाइड करो, ये प्लस का 10 आ जाएगा। तो 30 प्लस यू इज इक्वल टू प्लस का 10, -30 इधर जाएगा 10, -30 क्या हो जाएगा? -20। यू इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस यू इज इक्वल टू -20। अब मुझे बताओ -20 कहां है? पहले आएगा कि नहीं आएगा? 30 के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? तो कहीं क्या होगा? इसके लिए मैं ऐसे बना देता हूं, है ना? ये क्या है? यहां से 20 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इमेज कहां बन रही होगी? पीछे की तरफ। समझ में आया? तो ये दोनों पोजीशन पर आपका ये केस u की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है बता सकते हैं, ठीक है? तो कह रहे हैं कि बताइए कि पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की। तो आपका आंसर क्या है? इसमें मल्टीपल करेक्ट है, कहेंगे या तो 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन दोनों जगह पर रखेंगे तो हमें जो साइज ऑफ इमेज मिलेगी वो 3 गुना बड़ी मिलेगी, ठीक है? एक में रियल मिलेगी, एक में वर्चुअल। ये क्वेश्चन था, अब ये करके दिखाओ तब माने। ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन पढ़ाया था, ये करो, इसमें आपके केस स्टडी आपकी पुरानी याद आएगी आपको। पीछे कल पढ़ाया था वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। क्या है भैया? एक थिन रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ f/3 है, जानबूझ करके फोकल लेंथ के टर्म में दिया है ताकि आपके सारे वेरिएबल सिंगल हो जाएं, ठीक है? तो क्या है भैया? उसकी लंबाई, रॉड की लंबाई कितनी है? f/3। उसको प्लेस कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटा करके कॉनकेव मिरर के सामने। सेम पढ़ाया है मैंने, सेम पढ़ाया वही है।
फोकल लेंथ कह रहे हैं f such that its image which is real and elongated, कह रहे हैं जो इमेज बन रही है वो रियल है और इलोंगेटेड है, जैसा कि कल भी पढ़ाया था। रियल मतलब मिरर के सामने ही बन रही है, ठीक है। कह रहे हैं जस्ट टचेस द एंड ऑफ द रॉड, तो कह रहे हैं उसका एक सिरा जो है जहां से ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है रॉड का वहीं पर टच कर रहा है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, तुमसे पूछा जा रहा है एम की वैल्यू बताइए। तुमसे क्या पूछ रहे हैं? एम बताओ, है ना, तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज एम। तो करो सॉल्व, जल्दी करो और जल्दी से बताओ। ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन सब आपको कराएंगे हम, अच्छे सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर आपके पास नोट्स होगी तो आपके पास ऑलरेडी सारे फॉर्मूले हैं। हो जाए तो बताओ। चलें करें, देखो अगर हमारे पास जो इमेज बन रही है वो क्या है, पहली बात तो रियल है। इमेज कैसी है? रियल है और इनलार्ज्ड है, मतलब उसका साइज क्या है, बड़ा ही होगा, ठीक है। तो जरा इसमें एक बार बताओ कि हमारे पास इफ यू रिमेम्बर जब एक रॉड होती है ना, रॉड का एक सिरा ए है एक सिरा बी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये होता था इधर ऐसे मिरर होता था, तो यहाँ से दूरी होती थी, ये हो गया आपका यू बी और ये क्या हो गया यू ए। इसको करने का तरीका पता है क्या? दो पॉइंट मान लो, दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, समझ में आ रहा है। इसके बीच में बाकी सारा हिस्सा है मिरर का, इसकी डिस्टेंस ये हो गई इसकी डिस्टेंस ये हो गई।
तो यूए के लिए क्या बनेगा, वीए बनेगा। अच्छा, रॉड की जब इमेज बनेगी तो मैंने कहा जैसा कि यहां पर ये टच कर रहा है, तो यही ये हिस्सा है किसका, ए डैश, तो जो यूए है वही तो वीए है, वही बन रही है ना इमेज। अरे याद नहीं है जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे ऑब्जेक्ट तो उसी के नीचे इमेज बनती थी, तो यू जो होगा इस केस में वही तो वी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से अगर तुम सिंपल तरीके से सोचोगे, तुम मत सोचो रॉड है, तुम सोचो यार ए वाला जो पॉइंट है, जहां ए वाला पॉइंट रखा है वहीं पर उसकी इमेज बन रही है। जब रॉड पलटेगी तो ए तो वहीं रहेगा ना। इसमें लिखा गया है कि such that its image which is real and elongated just touches one end of the rod। समझ में आ रहा है। तो टच करेगा, यही वाला हिस्सा टच करेगा, जब टच करेगा तो ए पर ही तो ए बन रहा है, तो इमेज इसकी कहां बन रही है, वही बन रही है। तो इसकी जो दूरी है यूए वही बन जाएगा वीए। हमें वी भी निकालना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। वी भी नहीं पता क्योंकि वी भी पीछे बन रहा होगा कहीं जाकर के। तो इससे तुम्हारे अननोन्स जिसको कहते हैं, तरीके कहते हैं, अननोन तुम्हारा एक ही है। अरे भाई मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये ए डैश भी पता है, मुझे सिर्फ बी डैश की नहीं पता ना, बाकी सब तो मुझे पता ही है। तो इस टेक्निक से आप अगर करोगे तो आप फटाफट जल्दी जल्दी कर लोगे। तो करो फटाफट, जल्दी से करो। फॉर्मूला क्या था, 1/v। अगर मैं सिर्फ ए पॉइंट की बात करूं तो फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बता रहा हूं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सबको ये बात पता है कि नहीं। अब मैं कह दूं कि u और a फॉर ए, मैंने कहा ए एंड की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ए की बात करूंगा, ठीक है। तो जरा बताओ मुझे, ये हो जाएगा 1/va प्लस 1/ua की जगह मैं लिख दूंगा va, और मैं साइन कन्वेंशन से बच जाऊंगा। क्यों, जो अननोन होता है उस पर साइन कन्वेंशन नहीं लगता, ठीक है। और इस पे साइन कन्वेंशन लगेगा तो ये माइनस ऑफ 1/, इस तरीके से बेटा करेंगे, ठीक है। अब यहां से मेरा फायदा क्या हुआ, फटाफट ये वो सॉल्व हो गया। 2/va इज इक्वल टू -1/f, ठीक बेटा। अब ध्यान से देखिए, va इज इक्वल टू क्या आ गया, va इज इक्वल टू आ गया -2f। कितने आसानी से मैंने एक अननोन को खत्म कर लिया, दैट इज माई, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, अब यही होता है, तुम्हें रॉड दिख रही है, तुम रॉड में इतना अपने आप को कहते हैं ना उलझा लोगे कि तुम्हें लगेगा ही नहीं, कितनी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं कहता हूं कि मैं रॉड देखता ही नहीं हूं, मुझे दिखता है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट ए है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बी है। तो एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओगे ना, दोनों एक साथ बना दोगे, एक बार में एक बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मिरर फॉर्मूले में सिर्फ ए लिखा, मैंने कहा ए के हिस्से की इमेज बनाऊंगा मैं, बन तो एक ही साथ रही होगी, सॉल्व अलग अलग कर सकते हैं ना। तो इस चालाकी में फायदा क्या हुआ, मुझे एक केस आ गया इमेज फॉर्मेशन का कि कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस है जब, ध्यान सुनना, जब इमेज जब बनेगी वो ऑब्जेक्ट जहां रखा है उतनी दूरी पर ही बनेगी। यानी कि मैंने प्रूफ कर दिया कि ए कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहीं लिख दूंगा, सो ए इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको करने से क्या फायदा मिला, ध्यान सुनना। लोग कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मैं कहूंगा अरे तुम देख ही नहीं रहे हो ध्यान से। सेंटर ऑफ कर्वेचर करने से क्लियर हो गया कि जो भाई दूरी है, जो 2f आया, 2f ही है मेरा रेडियस, और अगर मुझे फोकल लेंथ निकालना होगा दैट विल बी r/2। ध्यान से देखना, r is 2f, यानी कितना, फिर से वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया। लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है, f/3। लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है, f/3, ठीक है। तो u भी निकालना होगा तो u भी निकाल लोगे। तो यहां से हो गया, सिंस, आसान तरीके जो सोचेगा वो सब कर लेगा, ऑफ रॉड ये दिया गया है f/3, ठीक। तो मैंने कहा दूसरा छोर कितनी दूरी पर रहा होगा, ub इज इक्वल टू ua माइनस f अपॉन, अरे ua यहां तक है, इसमें से इतना घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ub। देखो इस तरीके से जितने अननोन है ना सबको मैं गायब कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, ua कितना आया था बेटा, 2f आया था ना, माइनस f/3। अभी साइन कन्वेंशन ही लगाते हैं इसमें, ये तो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। ये कितना आ जाएगा भाई, 5/3f। फिगर बेटा सोल्यूशन का पार्ट है, वो क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, वो मैंने आपको बना के दिया है।
इसलिए मैं सारी वैल्यू निकाल रहा हूँ। आपको लग रहा हो ये गिवन था, दिस इज नॉट गिवन, ठीक है। गिवन बस इतना है, रॉड है, उसकी लेंथ f/3 है, क्वेश्चन में बताया गया है कि भाई उसका एक छोर जो है इमेज का वो टच कर रहा है, तो बाकी सब मैंने खुद बनाया, ये सब लिखा अननोन है, निकाला जा रहा है, तो मैंने निकाल करके वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो 2f निकाल दिया, ये आपको ua मिल गया, आपको ub भी मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी विल फाइंड b। तो मैं क्या करूंगा, फिर b के लिए करूंगा, है ना। तो मैं बड़े ही आसान तरीके से करता हूं हर चीज सॉल्व। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ऑब्जेक्ट की दूरी मिल गई। अब तुम लोग नोटिस ही नहीं कर रहे हो, ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हो, नहीं तो अब तक तुम लोग कहते हैं हाँ सर मजा आ रहा है। अरे भाई अब मैं ए को भूल गया, मैंने यू भी क्यों निकाला, ताकि मुझे अब दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी पता है, तो मैं मिरर फॉर्मूला बी के लिए लगाऊंगा। तो मैं फिर से वही जैसे ए के लिए किया, फॉर बी 1/VB प्लस 1/UB इज इक्वल टू 1/F। फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, फोकल लेंथ तो किसी के लिए बदलने वाली नहीं है ना, फोकल लेंथ तो सबके लिए बराबर है, क्योंकि वो मिरर का स्वभाव है। अब साइन कन्वेंशन किस पे लगेगा, जिसकी वैल्यू ज्ञात होती है इस पे साइन कन्वेंशन लगता है। यानी कि यहां पर क्या जाएगा, -5/3f, यही आया था ना, ठीक है, इज इक्वल टू -1/f। अब इसको इधर उठा के इधर फेंक दो, तो 1/VB इज इक्वल टू -1/f प्लस क्या हो जाएगा 3/5। 1/f को चाहो तो कॉमन ले लो, हो जाएगा -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा भाई, -2/5, हो जाएगा -2/5f। तो VB कितना आया, 1/VB, ये f नीचे रहेगा ना, दिस f विल बी इन डिनोमिनेटर ओनली, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, VB इज इक्वल टू 5/2f माइनस का, समझ में आ रहा है कितना आ गया, 5/2f आया कि नहीं आया, देखो सेम आया, देखिए यहां पर मिलाइए भाई, ये आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया कि नहीं आया। अब मुझे सिर्फ मैग्निफिकेशन निकालना है। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जिसको नहीं आता है वो अच्छे से पढ़े। अब आपको लेंथ ऑफ इमेज निकालनी हो तो निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, अरे VB माइनस VA कर दो, इमेज की लेंथ क्या है, VB माइनस VA, VB ये है, VA ये है, तो बचेगा क्या, इमेज की लंबाई। तो चलो ये भी कर ही लेते हैं, है ना। तो लेंथ ऑफ, ये दिख नहीं रहा होगा कलर, लेंथ ऑफ इमेज है ना बेटा, तो जाएगा VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू 5/2f माइनस 5/3f, यही तो है। 1/f को कॉमन ले लो, 5/5 को भी कॉमन ही ले लो यार, है ना, 5 पर क्या लेना देना। टेल मी द आंसर, है ना, टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर, 1/, जल्दी से करके मुझे आंसर बताओ। दिस इज 2f राइट, ये मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी, VA क्या था 2f था ना, मैंने गलत पुट कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, मैंने अभी देखा, दिस वाज 5/2f, f नीचे था ऊपर था, ऊपर था ना, इसमें आंसर कहाँ है, कहाँ है, निकाला कहाँ है मैंने, हाँ ऊपर ही तो था। तो 5/2f माइनस 2f, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, f कॉमन ले लीजिए, दैट विल बी 5 माइनस, ये जाएगा 2, ठीक है। ये कितना जाएगा बताओ भैया, 1/2, 1/2f। दिस इज योर व्हाट, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज आई, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जाएगा 1/2f डिवाइडेड बाई, क्या था लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था भाई, f/3, f/3 कितना आ गया 3/2,
अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो देख लो, इट विल बी नेगेटिव, है ना, माइनस, इन्वर्टेड है ना, इमेज इज विल ऑलवेज बी माइनस। अरे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा ना। अरे तुम ऐसे निकालोगे ना, ये माइनस करोगे, वी बी माइनस वी ए करोगे, यू बी माइनस यू ए करोगे, तो यू बी छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ आई। लेंथ ऑब्जेक्ट में निकाला है कि नहीं कहीं? लेंथ ऑब्जेक्ट में निकालनी है तो तुम निकाल लेना, ठीक है। ये मैंने निकाला नहीं था, दिस इज यू बी माइनस यू ए। अब ये कर लेना यार, इतना तो कर ही लोगे। इट विल बी व्हाट, माइनस एफ अपॉन, तो इट विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। आंसर इज -3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The sun subtends an angle theta radian at the pole of a concave mirror of focal length f. What is the diameter of the image of the sun formed by the mirror? तो सन अगर क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है एक एंगल इस पे हमारा थीटा रेडियन एट पोल, तो थीटा डिग्री कहाँ बना रहा है, पोल पर बना रहा है, ठीक है। ये लाइट इस पर आ रही ग्लेयर, मैंने अभी देखा, बट दिख रहा है, इतना भी बुरा नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बनाओ बनाओ। तो कैसे फिगर कैसे बनेगा, फिगर मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, फिगर आपको नहीं बना पाओगे आप लोग। ये रहा तेरा पोल, ठीक है, पोल पर इस तरीके से रेज आ रही होंगी, है ना, सन से आ रही है ना बहुत दूर से। अब उस पर कितना एंगल बन रहा है, थीटा, टोटल एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे बना लो, ठीक। अब प्रिंसिपल एक्सिस बनानी हो तो बीच में से बना लो प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो कह रहे इमेज बताओ, ठीक है। सेंटर आपका इस पर हो गया, यहीं कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लो, ठीक है। तो आपको पता है यू क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पर, ठीक है। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो 1/u क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, ठीक है। 1/u क्या हो गया, 0, तो 1/v ही हो गया मेरा, मुझे v निकालना था, इज इक्वल टू साइन कन्वेंशन किस पे लगेगा, फोकल लेंथ पर, तो v इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ, ठीक है। द इमेज ऑफ सन विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, अगर मान लो यहाँ फोकस है तो यही बन रही होगी इमेज, ऐसे करके कर्व्ड, ये दिस इज योर इमेज, ये फोकस है, ठीक है। तो आप यहां बना लो, दिस विल बी ए डैश एंड बी डैश, क्योंकि रियल है, नेचर कैसा है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, धुंधली बनेगी। अब हाइट ऑफ इमेज निकाल लो आप, आर्क लेंथ होगी वो कैसे, देखो ये एक आर्क बन रहा है, ठीक है, यहां से आ रहा है इस तरीके से, ठीक, तो यहां से आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ये जो लेंथ है, दिस इज योर आर्क लेंथ, राइट, तो आर्क लेंथ विल बी व्हाट, हाइट, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान से देखिएगा, आर्क क्या है, ए डैश बी डैश, ये जो आपकी ये डायमीटर बन रही है ना, ए डैश बी डैश अपॉन रेडियस, तो रेडियस आप यहां पर आर लिख लीजिए, ठीक है।
तो इस केस में जो रेडियस लेंगे वो कितना लेंगे बताइए। अब ये एंगल अगर बहुत छोटा है तो मैं कहूं ए डैश पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी। ए डैश पी इज योर रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी। एफ पी क्या होता है? फोकल लेंथ। द फॉर्मूला बिकम थीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन फोकल लेंथ। ध्यान से देखना, ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई एफ इंटू थीटा, तो हाइट कितनी है? फोकल लेंथ इंटू थीटा। इस तरीके क्वेश्चंस ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन सॉल्व होते हैं। ये सब क्वेश्चन ना मतलब आईक्यू वाले हैं, आपको कंसेप्चुअली इतना कंफ्यूज करेंगे कि आप कितना ज्यादा उसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व करना होता है। वी हैव टू टेक अप्रोक्सीमेशंस, अजम्पशंस लेते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ठीक है, क्योंकि वही बात हो गई, सन बहुत दूर है तो इसलिए इन्फिनिटी ले लिया। ठीक है, हर चीज अप्रोक्सीमेट ही आ सकती है, इसमें एक्यूरेसी कुछ हो नहीं सकती। चले भाई आगे बढ़े। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करने वाला क्वेश्चन है ये, सो समझना पहले ही कैसे किया, लेकिन यूज मैंने मिरर फॉर्मूला ही करा है। और बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर साइन कन्वेंशन बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। चलिए देखिए, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस, कन्वर्जिंग मतलब जानते हो ना आपको, टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आना। ठीक है, टुवर्ड्स अ पॉइंट ओ बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, लेकिन कन्वर्ज होने का एक ही तरीका होता है कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो या प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट ना कराएं, बाहर से इंसिडेंट कराएं। प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी जाएगा टकरा के दूर जाएगा, दूर से आएगा टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, जिधर से आओगे उधर तो नहीं जा सकते, उससे उल्टा जाओगे। ठीक है, इसीलिए तो आगे देखिए, फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज इफ द पॉइंट ओ इज कहां है? 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। या ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट पीछे, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। और 30 सेंटीमीटर, दोनों केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज के बारे में आप सोचिए, कन्वर्ज हो रही है तो रियल हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, मतलब रियल। जल्दी से करो और मुझे बताओ आंसर। ट्राई करो क्वेश्चन, ये तुम्हारे मिरर फॉर्मूले के कंसेप्ट को ठीक कर देगा।
चलिए इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही एक्चुअली आसान क्वेश्चन है ये, जस्ट वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। नाउ जस्ट टेल मी दिस, आपको कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज पता होनी चाहिए, आपको इतना तो आना चाहिए कि दिस इज पॉजिटिव एक्स, राइट? तो यू क्या है, यू प्लस है या नेगेटिव है? प्लस है ना। तो केस नंबर 1 ए वाले केस के लिए यू इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल यार है। और फोकल लेंथ का नेचर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, इतना तो पता होना चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बहुत अच्छी बात यह है कि दोनों केसेस में इट इज इन्फिनिटी, हमें नहीं पता ना कहां से आ रही है रे, तो u was what, इन्फिनिटी, वेरी सिंपल। f की वैल्यू क्या है, प्लस 20 दिया है क्वेश्चन में, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, क्या ही करना था, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/, अप्लाई द साइन कन्वेंशन ऑन द नोन, सिंपल। इमेज की पोजीशन पूछा गया है, v क्या है, v निगेटिव आना चाहिए और आएगा भी निगेटिव, ठीक है। तो सॉरी, u इज एक्चुअली the beam is coming from the infinity, but virtual हमने दिया ना, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ये हो गया, वैल्यू दी गई है, तो वी विल पुट ना 1/, प्लस का 10 प्लस 1/v, नहीं पता, ठीक है, साइन कन्वेंशन लगाएंगे क्या, नहीं, इसका साइन कन्वेंशन क्या, प्लस का 20, ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, ठीक है बेटा। आप चाहें तो इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 1/2 माइनस 1, है ना, दिस विल बिकम व्हाट, -1/2। अरे आधे, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, आधे में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, तो ये हो जाएगा व्हाट, -1/20 इज इक्वल टू v। तो व्हाट इज v, v इज वेरी सिंपल, v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, केस ए। अब b सॉल्व कर लीजिए फटाक से, अब बताइए b का आंसर, सेम करना है, कुछ नया नहीं करना आपको। m की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जाएगा 10, कितना आ गया, 2 आ गया, तो क्लियर हो गया, 2 गुनी हाइट का इमेज बनेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, समझ में आ रहा है। तो वर्चुअल बन रहा है, रियल बन रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। द इमेज इज रियल, इमेज कैसी है, रियल, इरेक्ट है बस, ठीक है, रियल एंड इरेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, हर चीज लिखवा देता हूँ। तो m को निकाल दिया मैंने, -v/, ये तो माइनस ऑफ -20/10, इस बिकम +2, m इज इक्वल टू +2 का मतलब क्या, प्लस और माइनस का मतलब होता है कि वो इरेक्ट होगा, यानी जिस जैसे खड़ा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज बन रही है, इसको इरेक्ट कहते हैं ना, और जब इन्वर्टेड होगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, द इमेज इज, इमेज कैसी है, रियल है, इरेक्ट है ना, रियल कैसी है, रियल है और इरेक्ट है, और आपकी 2 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, 1 से बड़ी वैल्यू इनलार्ज हो गई, 1 होगा तो क्या, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज, ये 2 का मतलब 2 गुनी हाइट की इमेज बनी है, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब आप केस नंबर बी सॉल्व करके दिखाइए भाई, कैसे करेंगे, जल्दी करिए। बी इज इक्वल टू क्या लिख दे, u इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का कितना बोला गया, 30, है ना बेटा, और f इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का, फोकल लेंथ नहीं बदलती कभी भी, याद रखिएगा, फोकल लेंथ वो मिरर का टाइप है, v निकालना है आपको, है ना, तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, है ना, मैंने पहले इधर भेज दिया, तो 1/20 माइनस 1/30, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, 1/v इज इक्वल टू, मैंने 1/10 कॉमन ले लिया, 1/2 माइनस 1/3, 6 एलसीएम आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तो कितना आ गया भाई, 60 आ गया, है ना, क्या हो जाएगा, ये देखो 3 इधर 2 इधर, 3 माइनस 1 प्लस 1/6, क्या हो जाएगा, प्लस 1/60, 1/60, तो ये हो गया 1/60, तो v कितना आ गया, प्लस का 60 सेंटीमीटर। अब प्लस 60 का मतलब है इमेज भी इधर ही आ गई, वो भी वर्चुअल बन गई, समझ में आ रहा है। अब मैग्निफिकेशन भी चाहे तो आप निकाल लीजिए, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -v/u, u कितना था 30, क्या आ गया, माइनस का 2, ठीक है, -2 का मतलब हुआ इन्वर्टेड बन रही है इमेज, कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, लेकिन 2 गुनी साइज की, तो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज। देखो वर्चुअल कैसे पता चला मुझे, इससे, है ना, कि प्लस कैसे हो गया, प्लस तभी होगा जब इधर ही आएगा,
लेकिन इमेज कैसी बन रही होगी, इन्वर्टेड का अर्थ हुआ कि ऐसे ऐसे बन रही होगी। समझ में आ रहा है, वर्चुअल तो है लेकिन इन्वर्टेड है और दोगुनी साइज की है। ठीक, तो इमेज अगर मुझे यहाँ शॉर्ट में लिखना होगा तो आई विल राइट इट लाइक दिस, इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल का V, ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। समझ में आया, इनलार्ज मतलब बड़ी साइज की। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये करो, ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्लेस कर दिया इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब हमने क्या किया, जानबूझकर कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर पर। अ प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूस्ड कवरिंग द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कह रहे हैं कि जो आधा हिस्सा है मिरर का उसको मैंने ढक दिया। समझ में आ रहा है, और कैसे, हमने एक मिरर लगा दिया आगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिरर का शाइनिंग सरफेस की तरह ऑब्जेक्ट के साइड ही रहेगा। तो यानी कि अगर कुछ इमेज की बनेगी तो आपको पता है इसके जस्ट पीछे ही बनेगी। ठीक, कितने पीछे, जितनी दूरी होती है आपको पता है ना, मिरर से जितनी दूरी पर खड़े रहोगे उतनी दूरी पर इमेज आपकी बन जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर इज 30 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ दिया गया है, देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर। ठीक है, आगे कह रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तुमसे कह रहे हैं मुझे बताओ आर कितना है इसका। ठीक है, एंड व्हाट उसके कह रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो कह रहे हैं मैग्निफिकेशन इसका एम निकालना है और आर निकालना है। क्या निकालना है, we have to calculate R and we have to calculate M। ठीक है, दो चीज निकालनी है। चलो लगाओ दिमाग, अब जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ मुझे, तब मानूं मैं कि कुछ समझ में आया। पैरेलैक्स का मतलब आपको जिसको नहीं पता, जैसे मान लो मल्टीपल इमेजेस बन जाए। ठीक है, जब मल्टीपल इमेजेस बन जाए दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स नहीं है तो मतलब कि एक ही पॉइंट पर आपकी इमेज बनेगी, एक ही इमेज बनेगी। ठीक है, अलग अलग इमेज नहीं बनेगी। अच्छा, एक ही इमेज की पोजीशन निकालना इज वेरी इजी। देखो ये कितना हो गया आपका, 50 सेंटीमीटर गिवन था। 30 सेंटीमीटर पे, इससे 30 सेंटीमीटर पे हमने क्या लिखा, देखो सिखा रहा हूं, ये आंसर का पार्ट है, ये गिवन नहीं है, ये मैंने बना रखा है आपके लिए। तो इसलिए इसको देख के मत समझना कि ऐसे दिया रहेगा हम बना लेंगे। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया एक कॉन्वेक्स मिरर है, उससे ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर दूरी पर रख दो। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाता है 50 सेंटीमीटर, पहला स्टेप। आगे पढ़ता हूं तो पता चलता है कि भैया कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, यहाँ दिया गया है, और वो कितना, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर पर प्लेन मिरर, जो कि आधे हिस्से को ढकेगा। तो सामने तो रखूंगा नहीं, नीचे वाले आधे को कहूंगा ना, तो ऐसे मैंने बनाया मिरर और इस पे दिए 30 सेंटीमीटर। समझ, क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करो। जब बोला नो पैरेलैक्स, पैरेलैक्स का मतलब हुआ कि इसकी ये भी एक मिरर है, एक मिरर ये है, दो मिरर हुए ना। तो दो मिरर होने के बाद भी अगर पैरेलैक्स नहीं है, इसका मतलब एक ही इमेज बन रही है। मतलब जो इमेज इसकी बन रही है और जो इमेज इसकी बन रही है, दोनों एक ही जगह बन रही है। समझ में आ रहा है, ये हो गया। इससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब रिमेनिंग हाइट कितना स्पेस बचा, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब मुझे बताओ अगर 30 सेंटीमीटर आगे शीशे खड़े हो गए तो इमेज कहां बनेगी, 30 सेंटीमीटर पीछे। इससे क्या मिला मुझे इमेज की पोजीशन मिल गई कि इमेज जो बन रही है वो फाइनल इमेज कहां बन रही है, 30 सेंटीमीटर पीछे। अच्छा, इससे 30 पीछे तो इससे कितना आगे, 10। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे, बताता हूं। यहां से ये 30 हो गया, यहां से ये 20 हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया भैया, कैसे पता, ये 20, ये भाई 50 था, ये 30 था, ये 20 हो गया। तो हमें पता है कि इमेज कितनी, 30 सेंटीमीटर दूरी, तो 20 में कितना ऐड करें, 10 ही तो यानी कि मुझे पीआई मिल गया। कॉन्वेक्स के लिए मुझे चाहिए था ना, तो ये मेरा क्या है, दिस इज माई वी। ये क्या हो गया मेरा, वी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यू कितना है, यू ध्यान देना, यू इज 50 सेंटीमीटर। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। इतना आसान जितना पढ़ा रहा हूं इतना आसान है नहीं बेटा, आप लोग थोड़ा ना फोकस्ड रहा करिए कि इतना भी आसान नहीं है। मैं आपको आसान करके पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज बहुत आसान है।
फिगर मैंने आपको बना के दिया है, तो फिगर इसलिए आपको दिख रहा है। तो v इज योर 10 सेंटीमीटर एंड u इज योर दिस इज u विच इज 50, ये गिवन था। समझ में आ रहा है? अब क्योंकि इमेज की दूरी पता है इसलिए क्वेश्चन आसान है, आप कर डालो, यहां से कर सकते हो। मिरर फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगी। इस बार क्या करेंगे, हमें v भी पता है, हमें u भी पता है, हमें f नहीं पता है। f पर साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, बाकी सब पे लगा देंगे। तो v कैसा है, प्लस, तो 1 अपॉन प्लस का 10 माइनस 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। f पर साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा, वो निकालना है मुझे, ठीक है। इसमें से क्या कर लूंगा, 1 अपॉन 10 को कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/5, कितना आ गया, 4/5, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और फोकल लेंथ देखो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ रही है, तो हो जाएगा 4 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ इज इक्वल टू 50 अपॉन 4, और ये प्लस में आना चाहिए, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है और वो आ भी रहा है। और 50 अपॉन 4 कितना हो जाएगा भाई, 12.5 भी कह सकता हूं मैं, है ना, कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। देखो प्लस में आ रहा है कि नहीं, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है, प्रूफ हो गया। अच्छा रेडियस निकालना, रेडियस इज व्हाट, रेडियस अपॉन 2 इज फोकल लेंथ, तो 2f कितना आ जाएगा भाई, 12.5 दूनी क्या हो जाएगा, 25, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया। और क्या निकालना है, m निकालना है, निकाल लो यार m, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, खत्म करो। तो इसको यहां से आ गया, ये आ गया प्लस का 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर अपॉन यू कितना है, माइनस का 50, तो माइनस 50, देखो ये जाएगा 1 अपॉन 5, क्या आ गया 1 अपॉन 5 प्लस का, और प्लस का मतलब क्या हुआ, द इमेज विल बी व्हाट, बताओ, वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, और डिमनिस्ट। डिमनिस्ट कैसे, अरे 5 गुना छोटी हो गई भाई, 1/5 का मतलब क्या, 5 गुना छोटी, है ना, डिमनिस्ट हो गई ना। तो ऐसे आपको मिरर फॉर्मूले के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैं आपको रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा आज, है ना, वी विल स्टडी रिफ्रैक्शन। समझ में आया क्वेश्चन कितने आसान है, क्वेश्चन तब आसान है जब आप क्वेश्चन पर फोकस करोगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब ध्यान से देखना, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा कि रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन जिसमें हम लाइट टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है। जैसे समझो, जब भी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा शरीर कहाँ है, हवा में, एटमॉस्फेयर ना, हवा है चारों तरफ, हमारे क्या है, हवा, तो माध्यम क्या हो गया, एयर, ठीक है। अब इसमें एयर में से लाइट हमारे शरीर, इसे यहां से आई लाइट पड़ी, टकरा करके तुम्हारी आंखों में जा रही है, ऐसे ही शीशे पड़ती है, शीशे पे टकराती है, फिर तुमको मिलती है ना आंखों में, तो इमेज बनती है। तो रिफ्लेक्शन में आपको दिख रहा है कि लाइट हमेशा एयर से जा रही है और एयर में ही वापस आ जा रही है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या है, जैसे मान लो एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है और एक आपका क्या है, ग्लास सरफेस ट्रांसपेरेंट होता है, आपको अच्छे से पता है। तो ग्लास के सरफेस पर जब वो टकराएगी तो जरूरी नहीं है टकरा करके वो आपके पास ही है, वो अंदर भी जा सकती है, ट्रांस, जैसे आपकी खिड़की में ग्लास लगा होता है, खिड़की में शीशा लगता है, तो जब सूरज चमकता है तो अंदर रोशनी आती है कि नहीं आती, यानी क्या हो रहा होगा, सन की लाइट अंदर आ पा रही है ना, तभी तो आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो जब आपका माध्यम बदल जाए, तो पहले हवा में था, खिड़की के उस तरफ भी हवा है, खिड़की इस तरफ भी हवा है, लेकिन खिड़की के अंदर जो ग्लास लगा है वो ग्लास के अंदर तो हवा नहीं है ना। तो आप पहले देखो, हवा से आया, फिर ग्लास के अंदर गया, ग्लास के अंदर दूसरा माध्यम है, दूसरा मीडियम है, फिर उससे निकल करके वापस से एयर में आया, तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन होता है, ठीक है, जिसमें आपको बेंडिंग ऑफ द लाइट देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कहां चेंज होगा, जो बाउंड्री है जहां से उसका मीडियम चेंज होता है, फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, जिस फ्रीक्वेंसी से आपकी लाइट आ रही थी उसी फ्रीक्वेंसी से वो जाएगी, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी। देखो मैं आपको यहाँ कुछ इस फिगर में, बहुत अच्छा फिगर है ये, देखो ये रेड लाइन रिफ्रैक्शन की लाइन है, मतलब माध्यम बदल रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है नो रिफ्रैक्शन। कब, कह रहे एक ऐसा एंगल भी आता है जिस पर लाइट टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाती है लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं करती है, तो वो एंगल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अभी क्या पढ़ना है, अभी सिर्फ ये देखो, ये हरी लाइन जब तक आपको ये रिफ्रैक्शन वाली लाइन आपको दिख रही है कुछ एंगल बनाते हुए, तब तक वो वहां तक रिफ्रैक्शन पढ़ना है, उसके बाद वाला रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने वो दूसरा डायग्राम बनाया है, इसमें आपको दिख रहा है कि लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, डॉटेड लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन पे उसको
जाना चाहिए था, लेकिन वो टकरा करके दिख रहा है, ये इसका एक्चुअल लाइट का प्रोपगेशन का रास्ता है, टकरा करके किसी और रास्ते पे चलेगी ना, तो ये क्या होगा, इसी कहते हैं बेंडिंग, है ना, बेंड हो जाना। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें केसेस पढ़ने होते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसमें ध्यान देने वाली बात, आपको इसको सीखना है अच्छे से, ठीक है। इसमें आप आक रहे हो तो रेरर और डेंसर का कंसेप्ट क्या होता है। रेरर मतलब आप समझ लो एयर, एयर क्या होती है, एयर या वैक्यूम, सबसे आपका कहते हैं जिसमें लो डेंसिटी होती है। आपको पता है गैस में आपके क्या होते हैं, एटम्स दूर दूर होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बीच में बड़ा गैप होता है, रैंडमली कहीं भी हो सकता है, तो वो डेंसिटी लो होगी, दैट इज कॉल्ड रेरर। लेकिन कभी सॉलिड की तरफ जाओ, सॉलिड क्या होता है, करीब करीब होते हैं, डेंसिटी इज वेरी हाई, राइट। तो जब डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है मीडियम की, तो वहां से वो डेंसर मीडियम कहलाने लगता है। डेंसर मतलब डेंसिटी, जिसकी ज्यादा डेंसिटी वो डेंसर, समझ में आ रहा है। तो मतलब आप समझो ग्लास क्या है, ग्लास आपका लिक्विड से बनता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है, लेकिन पूरी तरीके सॉलिड में वो नहीं होता। तो अब इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा भी ना हवा से, तो ये आपका हो गया डेंसर मीडियम। तो डेंसर जब भी आप हल्के मीडियम से जिसमें डेंसिटी कम है और आप ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाओगे, तो आप हमेशा ये पाओगे लाइट की स्पीड घट जाएगी। क्या होगी, स्पीड घट जाएगी। स्पीड घटने से क्या होगा, वो नॉर्मल कौन सी लाइन होती है, ध्यान से समझिए। ये आपका समझ लो ग्लास का सरफेस है, ये ग्लास स्लैब मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा होता है ग्लास, ठीक है। ये हो गई इसकी मोटाई, ठीक, इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, ठीक, ये ओके। अब यहां पर जब इंसिडेंट होगी, ये हो गई तुम्हारी इंसिडेंट, ठीक है। अब यहां से ये हो गई, ये जो लाइन बनती है ना, दिस इज योर नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन। क्या है ये 90 डिग्री बनाएगी किससे, सरफेस से। इसके साथ मिलके जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। टकराएगी, टकरा करके इसको सीधे जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये सरफेस नंबर 1 हुआ और ये सरफेस नंबर 2 हुआ। अरे भाई ये ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस। अब यहां पर भी एक नॉर्मल बनेगा, समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल नंबर 2, ये नॉर्मल नंबर 2, नॉर्मल नंबर 1, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन, ठीक बेटा। तो यहां पर जाएगी, तो यहां जाने के बाद जब नॉर्मल की तरफ जाती है, कब, जब डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। तो सेंटेंस क्या है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाना। नॉर्मल ये रहा, ऐसे जा रहे थे, बेंड किधर हो गए, नॉर्मल की तरफ, तो हम रेयर से डेंसर में आ रहे हैं। और जब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मान लो कि ये वाला केस यहां पर आए, अब यहां पर आगे टकरा रही है, ठीक है, यहां पे आगे टकरा रही है, तो नॉर्मल मेरा कहां आ गया, यहां आ गया, जहां इंसिडेंट होगी वही। तो अब एंगल कहां बनेगा बेटा, ध्यान देना, ये रहा तुम्हारा, ठीक है। अब मैं व्हाइट कलर यूज करूंगा, व्हाइट कलर से ये आपका ऐसे बना दिया N2, ठीक है, दिस इज माई N2, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और ये ध्यान से देना, ये कौन सा एंगल होगा, जिस एंगल से वो रिफ्रैक्ट हुआ था, तो इस एंगल को कहते हैं स्मॉल आर, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ, यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है दूसरे सरफेस पर, यही बन जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको यही रास्ता पकड़ना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, ये बेंड अवे हो जाएगा और जिस रास्ते से वो आ रहा था उसी के पैरेलल समांतर ये निकल जाएगा। और ये जो दूरी है इसी कहते हैं लैटरल शिफ्टिंग। क्या हो गई, रे जैसे एक तरीके से लो हाईवे पे चल रहे हो, तो लेन नंबर 1 में चल रहे हो, तो आपने ओवरटेक करने के लिए गाड़ी को ऐसे करके फिर से वापस से एस चलने लगे, तो क्या हो गया, आप चल तो रहे हो उसी लेन में, आप लेन के डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन आप पैरेलल नहीं हो गए, पहले आप इस वाली लेन पे थे, अब इस वाली लेन में आ गए, समझ में आ रहा है। तो आपने ऐसे किया कि नहीं किया, तो ये क्या होगा, दिस इज बेंडिंग, समझ में आ रहा है। तो यानी एयर से आए थे, एयर में वापस चले गए, तो आपकी जो इस रे को कहेंगे, दिस रे विल बी कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज, जब हम सेम मीडियम में आ गए तो हमारी रे क्या कहलाएगी, इमर्जेंट। हम आए यहां से और निकले यहां से, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें आपको एक दूरी दिख रही है, दैट इज योर
L। समझ में आ रहा है? तो ये सब पढ़ाऊंगा, यही पूरा रिफ्रैक्शन है, ये जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे पढ़ाया था रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? अच्छा, जिस एंगल से आप इंटर करोगे उसी एंगल से आप निकलते हो, यही एंगल हो जाएगा तुम्हारा एंगल E, एंगल ऑफ इमर्जेंट, या और इसकी वैल्यू बराबर होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा है? तो देख लो सेम मीडियम में सेम एंगल बनता है। आई बना था एयर वाले मीडियम में तो आई से ही निकलोगे, इस मीडियम में बेंड होने के बाद आर बना था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दूसरे वाले सरफेस पे हिट करोगे तो तुम हो तो सेम ही मीडियम में, तो वही सेम एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें ही आपको है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन। समझ में आया? इसमें एक नियम होता है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें आपके दो है पॉइंट्स, पहला इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड में पूरा रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल, वही वाला सेम प्लेन में होंगे, देखो एक ही फिगर पर। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नया टर्म लेकर के आए, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट अ पॉइंट इन मीडियम इज कांस्टेंट। तो कह रहे हैं, मान लीजिए पहले मीडियम का एक कांस्टेंट ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इनटू जो उस एंगल से इंसिडेंट हुआ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, इनटू साइन ऑफ जिस एंगल से हम रिफ्रैक्ट किए, तो ये हो गया। ठीक है, इसी कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक, जिसको बाद में एयर के केस में μ1 इज इक्वल टू 1 होगा, इन केस ऑफ एयर में क्या होगा, ये 1, तो उस केस में इसको म्यू बना देंगे। तो एयर वाले में कैसे लिखोगे, लिखोगे साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि अब μ1 μ2 करने की जरूरत है नहीं, एक ही के पास इंडेक्स है, एक ही के पास कुछ वैल्यू है, दूसरे के पास कोई वैल्यू है नहीं, तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ साइन ऑफ आर, और यहीं से फॉर्मूला बनता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन, यही बड़ा फेमस फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? तो ये किसका मीडियम, ये मीडियम का नहीं हो गया, जिस मीडियम में जा रहा है उसी का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि अगर इसको μ2 लिखोगे तो नीचे μ1 आएगा, μ1 की वैल्यू 1 है, तो आज तो अंत में वही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा केस, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, है ना, कल इसमें और भी चीजें ऐड करूंगा, जैसे स्पीड जो चेंज हो जाती है, स्पीड कैसे चेंज होती है, कितनी चेंज होगी, समझ में आ रहा है, और किसी भी मीडियम के अंदर कितनी स्पीड ऑफ लाइट है वो निकालना है तो क्या होगा, जब एयर में होता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इन एयर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये c के बराबर है। क्या है, क्या होता है, c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर। समझ में आ रहा है? लेकिन इससे कम हो जाएगी तो इसी वजह से बेंडिंग होती है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग करें